तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 168 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जिनचॉल लोग ब्लैक मार्केट की एक ब्रांच में पहुंच चुके होते हैं जहां पे उनकी फाइट एचएच और जेटू के साथ चल रही होती है। और वहां पे एरिस का किम डेसिक भी पहुंच चुका होता है जो कि जेटू को सीधा पकड़ के जमीन में पटक देता है। लेकिन डेसिक पिछले मिशन में गोली लगने की वजह से जख्मी था और उसे यहाँ पे आने से पहले खुद की बॉडी को रिकवर करना पड़ा था। इसलिए अभी हम डेसिक का वही पुराना वाला सीन देखते हैं जहाँ पे सैंटियागो डेसिक का ध्यान रख रहा होता है उसकी बॉडी को रिकवर करने के लिए। लेकिन डेसिक मोटी बुद्धि का इंसान सैंटियागो की बात नहीं मान रहा होता। डेसिक खुद की रिकवरी के नाम पे भारी भारी वेट उठा रहा होता है और अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहा होता है। सैंटियागो डेसिक को कहता है कि तू कुछ ज्यादा ही भारी वेट उठा रहा है, ऐसा मत कर। लेकिन डेसिक की डिक्शनरी में ओवरलोड नाम का कोई भी शब्द नहीं होता। ये बंदा ताकत के मामले में पूरी तरीके से बीस्ट होता है और इसने भारी भारी वेट उठा के अपनी बॉडी को रिकवर भी कर लिया होता है। और इसके रिकवर होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है इसकी आत्मशक्ति का, क्योंकि डेसिक के जब से गोली पड़ी थी तब से वो ये सोच रहा था कि उसको अपनी टीम के ऊपर बोझ नहीं बनना है, बल्कि डेसिक अपनी टीम को जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है उतना ज्यादा करना चाहता है। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे डेसिक ने जेटू की कमर पकड़ के उसको जमीन में पटक दिया होता है और कहता है, मैं सप्लाई सोल्जर किम डेसिक हूँ, बैटलफील्ड का वो फ्लावर जिसका जन्म फेलियर के बाद दोबारा से हो चुका है। डेसिक ने यहाँ पे जेटू के सिर्फ एक सुप्लेक्स नहीं मारी होती, वो लगातार उसके सुप्लेक्स मारे जा रहा होता है। जेटू की इतनी गंदी ठुकाई पिटाई देख के जिनचॉल कहता है, बहुत बढ़िया डेसिक, बहुत अच्छा काम किया। ऑलराइट देन, अब वक्त है दूसरे बंदे को निपटाने का। और जिनचॉल एल्बर्ट के साथ भागता हुआ जाता है एचएच के पास। लेकिन गोली की रफ्तार से एल्बर्ट के ऊपर एक खतरनाक सा अटैक होता है जिससे एल्बर्ट की नाक से खून बहता हुआ एल्बर्ट पीछे की तरफ जाता है। जिनचॉल जैसे ही एल्बर्ट की तरफ देखता है तो जिनचॉल की भी एक लात पड़ती है और जिनचॉल भी काफी ज्यादा दूर उड़ के जाता है। और इन दोनों को बहुत ही फास्ट ये फटके मारे होते हैं एचएच ने। इसके बाद एचएच कहता है, मैं सोच रहा था तुझे मुझे ढूंढना पड़ेगा, लेकिन यकीन नहीं होता एरिस, तू मेरा पीछा करते करते यहाँ पे आ गया। क्या तुझे सच में ऐसा लगता है तू ब्लैक मार्केट को बंद करवा सकता है? अच्छा हुआ तू खुद ही सामने आ गया, अब तुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद एचएच अपने बैग से एक सोने का बैट जैसा कुछ निकालता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक हथियार होता है और जिनचॉल को दोबारा से कहता है, आ जा ऑटर, मेरा सामना कर। अगर मेरा सामना करने में तुझे दिक्कत हो रही है तो क्या तुझे गन पकड़ा दूं? जिनचॉल कहता है, उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि तूने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी है। लेकिन एचएच के हथियार को देख के जिनचॉल अपने मन में कहता है, इसने जो हथियार पकड़ा है वो काफी मुसीबत देने वाला है। देखने में वो एक नॉर्मल हथियार लगता है लेकिन उसके अगल बगल से ब्लेड्स निकले हुए हैं। सिर्फ वो ब्लेड ही किसी के टच हो जाए तो किसी की स्किन को फाड़ने के लिए वो काफी है। इसी के साथ साथ में एचएच उस हथियार से बार बार जिनचॉल के ऊपर हमले भी कर रहा होता है और जिनचॉल उससे बच रहा होता है। हालांकि जिनचॉल के चेहरे में उस हथियार के ब्लेड से एक कट लग चुका होता है बचने के बावजूद भी, क्योंकि उस हथियार का किसी के ऊपर टच होना भी काफी है। दरअसल ये जो हथियार होता है किसी को जान से मारने के लिए नहीं बनाया गया है। यह हथियार बेसिकली बनाया गया है किसी को दर्द देने के लिए। आसान शब्दों में ये वेपन टॉर्चर करने का वेपन है। जिनचॉल बार बार इन हमलों से बच रहा होता है और एचएच कहता है, आखिर तो कितनी देर तक बस बचता ही रहेगा? वॉर हीरो, तुझे पता है तुझ जैसे लोगों से मुझे काफी ज्यादा नफरत है। जिस बैटलफील्ड में लोग मरते और मारते हैं वहाँ पे तू ऐसे हंसता है जैसे तेरे लिए कोई आम बात है, और सेम उसी बैटलफील्ड में जहाँ पे लोगों की जान जाती है तू वहाँ पे ऐसा दिखाता है जैसे तू सबको बचाने की कोशिश कर रहा है। तुझ जैसे दोगले इंसान मुझसे बर्दाश्त नहीं होते, मुझे तुम लोगों से नफरत है। जिनचॉल काफी ज्यादा डॉज करने के बाद एचएच के ऊपर एक मुक्का मारता है लेकिन एचएच उस मुक्के को डॉज कर लेता है। ये दोनों ही अभी एक दूसरे के ऊपर काफी सारे हमले कर रहे होते हैं और साथ ही साथ में एक दूसरे से बच भी रहे होते हैं। बट इतने में ही एचएच जिनचॉल की छाती में एक लात मार के अपने वेपन के साथ अपना सीक्यूसी एक्टिवेट कर देता है। और जैसे ही सीक्यूसी एक्टिवेट होता है जिनचॉल के ऊपर इस वेपन से एकदम से काफी सारे हमले हो जाते हैं, जिससे जिनचॉल की बॉडी में काफी सारे कट्स तो पड़े ही होते हैं और जिनचॉल सीधा उड़ते हुए जाता है दीवार की तरफ। दीवार से टकरा के जिनचॉल जमीन में गिर चुका होता है और एचएच उसके पास आते हुए कहता है, ये जानलेवा हथियार कोई मामूली हथियार नहीं है। तूने काफी टिकाऊ कपड़े पहने हैं लेकिन मेरा हथियार तेरे कपड़े क्या तेरी स्किन भी फाड़ देगा, तेरी हड्डियां चकनाचूर हो जाएंगी। इन हमलों से अब तक तो तेरी हड्डियां कपकपाने लग ही गई होंगी, है ना? वहीं दूसरी तरफ जिनचॉल देखता है कि जेटू ने डेसिक की भी गर्दन पकड़ के उसको हवा में उठा लिया है। डेसिक को हवा में उठा के जेटू कहता है, इस छोटे कीड़े के ऊपर मैंने अपना काफी समय बर्बाद किया है। मतलब कि एरिस की हालत यहाँ पे कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होती। और एचएच अब भी जिनचॉल को कह रहा होता है, वॉर हीरो जिनचॉल, सच में मैं तुम लोगों से काफी ज्यादा निराश हूँ। अगर मुझे पता होता वॉर हीरो की टीम के अंदर और वॉर हीरो के अंदर बस इतना ही दम है तो इस वॉर में मैं किसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करता ही नहीं। सच बताऊं, जब मैं कोरिया आया था तो अपने साथ कुछ बंदे लेके आया था। वो सारे काफी अच्छे खासे लेवल के बंदे हैं। मैं अपने साथ कम से कम 100 बंदों को लेके आया था ये सोच के कि कहीं पे मुझे उनकी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन मैंने जितना सोचा था तुम्हें हराने का
करना काम तो उससे ज्यादा आसान है। यहाँ तक कि तुम लोगों को हराने के लिए मैंने बाहर से भी अशासंस बुलाए थे और तुझे पता है मैंने इतने सारे जो बंदे बुलाए हैं मुझे उनका इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये सारी बातें सुनने के बाद जिनचॉल कहता है हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, मैं तेरी बात से एग्री करता हूँ। एक जंग में स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा जरूरी होती है। इसका मतलब जिनचॉल के मन में बहुत पहले से कुछ प्लान चल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं प्लेन का सीन जिसमें जॉम्बी वाइट होता है। जॉम्बी वाइट ने पायलट की कनपट्टी में गन लगा दी होती है और उसको कहता है जल्दी से प्लेन को किसी भी एयरपोर्ट में उतार जल्दी से। और अगर जॉम्बी वाइट का प्लेन जमीन में उतर गया तो सिर्फ जॉम्बी वाइट ही कोरिया में एंटर नहीं करेगा, उसके जैसे और भी काफी सारे अशासिन्स यहाँ पे आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक प्लेन नहीं आ रहा है, काफी सारे प्लेन आ रहे हैं। और जॉम्बी वाइट के ही लेवल के काफी सारे बंदों से सामना करना व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर और एरिस के लिए थोड़ी सी मुसीबत बन सकता है। जॉम्बी वाइट तो खुश हो रहा होता है कि वो कोरिया जल्दी ही पहुंचने वाला है, लेकिन इतने में ही इन्हें प्लेन के अंदर अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि किसी भी अनऑथराइज्ड एयरक्राफ्ट को लैंडिंग करने की इजाजत नहीं है। और ये सब कुछ सुन के जॉम्बी वाइट का पोपट हो चुका होता है, उसकी सारी की सारी मेहनत खराब हो चुकी होती है, वो अपना बदला भी नहीं ले सकता। बट ब्लैक मार्केट ने तो सारी की सारी सिक्योरिटी हटा दी थी, उसके बावजूद भी अनऑथराइज्ड एयरक्राफ्ट इसलिए अलाउड नहीं हो रहा है क्योंकि सहरा सिंह ने एक तरीके से जो एयरपोर्ट का सिस्टम होता है उसको हैक कर लिया होता है। यानी कि सहरा सिंह ने ही अनऑथराइज्ड एयरक्राफ्ट की लैंडिंग यहाँ पे बंद करवाई होती है, जिस वजह से चाहे किसी भी कंट्री से यहाँ पे कोई भी अशासन आ रहा होगा अब वो यहाँ पे नहीं आ सकता। दरअसल सहरा से ये सब कुछ करवाने का प्लान टॉम ने उस वक्त ही बना लिया था जब वो जिनचॉल के साथ शर्त लगा रहा था। अभी हम उसी पुराने सीन में देखते हैं जहाँ पे टॉम जिनचॉल को कहता है वेल हमने शर्त तो लगा ली है लेकिन अपने स्कोर्स को हम काउंट कैसे करेंगे, और अगर हम में से कोई चीटिंग करता है उसके बाद हम क्या करेंगे। जिनचॉल कहता है हमारी एरिस कभी भी चीटिंग नहीं करती है, वो तुम लोग हो जो चीटिंग करते हो, इसलिए चीटिंग मत करना। टॉम मुझसे इतनी कॉन्फिडेंटली तू बात कर रहा है, तुझे सुन के मुझे लगता है कि तू अभी एयरपोर्ट में उन बंदों का इंतजार कर रहा है ज्यादा से ज्यादा, और तू कर ही क्या सकता है। लगता है जैसे ही वो प्लेन से उतरेंगे तो उन सबको पकड़ने की सोच रहा है एक एक करके, है ना। यानी कि टॉम यहाँ पे धप्पा हो चुका होता है, टॉम यही करना चाह रहा था, इसलिए टॉम ने अपना तरीका ही बदल लिया होता है। टॉम ने सहरा को कह के एयरपोर्ट में किसी भी अनऑथराइज्ड एयरक्राफ्ट को बैन करवा दिया होता है उतरने से, जिस वजह से जॉम्बी वाइट प्लेन के अंदर पगला जाता है। और टॉम के ये सब कुछ करने के बाद जिनचॉल का प्लान होता है कि टॉम और जिनचॉल एक ही जगह पे साथ में मिलके फाइट करेंगे दुश्मन से। इसलिए टॉम जा रहा होता है जिनचॉल की तरफ जहाँ पे ब्लैक मार्केट की कोरियन ब्रांच है। और टॉम और जिनचॉल एक साथ फाइट करने की इसलिए भी सोचते हैं क्योंकि तब ये दोनों देख सकते हैं कि किसने कैसा करा है, किसने किस तरीके से फाइट करी है, उस हिसाब से ये एक दूसरे को स्कोर दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पे एक तीर से दो शिकार हो रहे होते हैं, एक तो ये साथ में मिलके फाइट कर रहे हैं जिस वजह से ये दोनों मिलके काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, और इन्होंने जो आपस में शर्त लगाई है वो भी अच्छे से चलेगी। और क्योंकि टॉम एयरपोर्ट का काम निपटा के जिनचॉल के पास आ रहा है, इसलिए शर्त के मुताबिक टॉम को बोनस पॉइंट मिलेंगे जिनचॉल की तरफ से। टॉम अपने बंदों के साथ ब्लैक मार्केट की ब्रांच के बाहर पहुंच चुका होता है जहां पे ब्लैक मार्केट के काफी सारे बंदे पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। आई थिंक ये वही बंदे हैं जो एचएच के साथ 100 बंदे मौजूद थे, और इन सब का यहाँ पे सामना करने के लिए शांगहुई रेडी होता है। और प्रेजेंट मोमेंट में जिनचॉल एचएच को बोल रहा होता है तूने सही कहा, स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमारे पास भी स्ट्रेटेजी है, और वो स्ट्रेटेजी ये है कि इस मिशन में एरिस और व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर साथ में मिलके काम करेंगे। और एरिस और व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर का जो जॉइंट ऑपरेशन ये होता है, इसका कोड नेम जिनचॉल लोगों ने रखा होता है डिसमेंटल ब्लैक मार्केट। हम देखते हैं जहाँ पे डैसिक फाइट कर रहा होता है J2 से, वहाँ पे व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर का योंगचोल भी पहुंच जाता है। योंगचोल डैसिक के पास आके कहता है ओए क्या तू जनरेशन जेड का बंदा है? मैं पहले ही तुझे बता दूं तेरे साथ मिलके मैं यहाँ पे काम इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तू मुझे पसंद है। टॉम कहता है ठीक है, बेट स्टार्ट हो चुकी है, इस बेट के स्कोर अच्छी तरीके से काउंट होने चाहिए क्योंकि ऐसी चीजों के मामले में मैं काफी ज्यादा सेंसिटिव हूँ। और टॉम भी अभी ऑलमोस्ट जिनचॉल के पास बस पहुंचने ही वाला है। और सबसे मजेदार बात ये मत भूलना कि टॉम के साथ यहाँ पे मैनेजर किम भी आए हैं। तो खैर गाइस, इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है, और आगे मैनेजर किम मानवा की सबसे ज्यादा खतरनाक फाइट्स हमें देखने को मिलने वाली है। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।